नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। पटना जिले के खगौल थाना क्षेत्र अंतर्गत गरिमा गिरी गांधी हाई स्कूल में एक मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बिहार के महामहिम राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। राज्यपाल ने एम्स के डॉक्टर्स द्वारा लगाए गए स्वास्थ्य शिविर की सराहना की, जिसमें ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों की विशेष रूप से जांच की गई। उन्होंने कहा, अगर हम किसी के रंग, रूप, भाषा या आस्था के आधार पर भेदभाव करते हैं तो यह हमारे सांस्कृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है। राज्यपाल ने गरिमा गृह की संचालिका की भी खुलकर सराहना की। उन्होंने कहा कि गरिमा गृह में रहने वाले कई लोग अब बिहार पुलिस सहित विभिन्न पदों पर चयनित हैं। साथ ही वहां पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखते हुए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण भी किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हम नेता की हत्या सहित लगातार घट रही आपराधिक घटना से खासे नाराज हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक तौर पर पुलिस पदाधिकारियों पर उतार दी। पुलिस की कार्यशैली से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल के थाना प्रभारी को उनके मुंह पर ही इस पूरी घटना के लिए डूब कर मर जाने की नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, पुलिस के आला अधिकारी को कहा कि आप लोग नीतीश कुमार को बदनाम करके ही दम लीजिएगा। बताते चले कि केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह हम नेता के परिजनों से मिलने उनके घर गए और उनसे पूरी घटना की जानकारी ली। इस दौरान परिजन लगातार मुंगेर में रह रहे उनके परिजनों को अपराधी द्वारा धमकाए जाने की बात सुनते ही वे गुस्से में आ गए और मौके पर मौजूद बलिया के डीएसपी और थानेदार पर बिफर पड़े। गुस्से से लाल पीले गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 घंटे तक जब गोलीबारी होती रही तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर आज 1 दिवसीय दौरे पर पूर्वी चंपारण पहुंचे। पूर्वी चंपारण में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को चुनौती दी कि अगर बीजेपी में हिम्मत है तो चुनाव से पहले वो ये घोषणा करे कि नीतीश कुमार एनडीए के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे या एनडीए का कोई और नेता मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस दौरान बीजेपी नेता कह रहे थे कि चुनाव मोदी और एकनाथ शिंदे के चेहरे पर लड़ा जा रहा है महाराष्ट्र चुनाव के समय, लेकिन नतीजे आने के बाद उन्होंने अपने पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। इसके साथ ही पीके ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाते हुए कहा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री मोदी का नाम तक याद नहीं, उन्हें बीजेपी ने बिहार की 13 करोड़ जनता पर थोप रखा है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी तो कई महीनों की देरी है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब कांग्रेस माई बहन योजना के तहत गरीब महिलाओं को 2,500 रुपये देने का वादा कर रही है। भागलपुर विधायक अजीत शर्मा और कांग्रेस की महिला अध्यक्ष कोमल सृष्टि ने प्रेस वार्ता कर माई बहन योजना के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चुनाव जीतने के बाद गरीब महिलाओं को यह राशि सम्मान के तहत हर महीने खाते में दी जाएगी ताकि उनका गुजर बसर हो सके। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर अजीत शर्मा सरकार पर हमलावर हुए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जीत पर महागठबंधन सरकार की तरफ से यह योजना दी जाएगी। घोषणा किया कि रोजगार का क्या उपाय करेंगे। 25 से 30% लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं, उनके लिए कोई सवाल आप जवाब दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब सरकार बनेगी तो आप युवकों को जब तक काम नहीं देंगे तो बाहर काम करने जाएंगे। इसलिए निश्चित तौर पर ये सवाल तो उनसे पूछना चाहिए कि सरकार इतना 2014 से है, आपने क्या किया। अभी बिहार में घूमने भागलपुर आए थे 1.5 महीना पहले, एक भी योजना का जहाँ की नौकरी मिल सके लोगों को, एक भी रोजगार का फैक्ट्री का उद्घाटन नहीं किया। कोई इस बार भी बिहार आए, कहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं। इसलिए ये बातें बहुत गरीबी है। 20 से 25% लोग बाहर काम करने जा रहे हैं। निश्चित तौर पर आपसे मीडिया के माध्यम से आप लोग सब लोग जानकार हैं, सब लोग से आग्रह है
ये तो एक माता बहनों को ये दिया जा रहा है कि तब तक फिलहाल सरकार बनेगी तो ये देंगे, लेकिन बाद में भी आपको बता दें महागठबंधन सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर रोजगार देने के लिए यहाँ फैक्ट्रियां लगेंगी, विकास होगा, शिक्षा का स्तर बढ़ा, शिक्षा अब पढ़ाने के लोग बाहर जा रहे हैं, कहीं कोई सुविधा बिहार में नहीं है, गरीबी है। निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार जनता बनाती है, निश्चित तौर पर सबको सारी सुविधा दी जाएगी और कोई कठिनाई नहीं। रोहतास जिले के बिक्रमगंज फल मंडी में आज दोपहर अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसमान में सैकड़ों फीट तक लपटें उठने लगी। स्थानीय दुकानदार और राहगीर अपनी जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए। बताया जा रहा है कि आग फल मंडी के एक बड़े गोदाम में लगी, जहां सैकड़ों पेटी फलों का स्टॉक मौजूद था। गोदाम में आग लगने के बाद तेज़ गर्मी और अंदर मौजूद ज्वलनशील सामग्री के कारण लपटें और तेज हो गई। फल व्यापारी के मुताबिक इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे। शुरुआती तौर पर बाल्टी और पाइप की मदद से आग बुझाने की कोशिश की। आग काबू से बाहर हो गई तो दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल की कई गाड़ियां कुछ ही समय में मौके पर पहुंची और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। बीते दिनों मुजफ्फरपुर के कुढ़नी थाना क्षेत्र में हुए एक 11 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दरिंदगी के बाद पीड़िता की पटना के पीएमसीएच में मौत हो गई, जिसके बाद अब कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर उतरी है और सड़क पर उतर आई है। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने सरैयागंज टावर पर रोड को जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। कांग्रेस का आरोप है कि पटना के पीएमसीएच में इलाज में लापरवाही की वजह से बच्ची की मौत हुई है। बच्ची एम्बुलेंस में घंटों तड़पती रही, लेकिन अस्पताल ने उसे भर्ती नहीं किया, जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। मुजफ्फरपुर में कांग्रेस ने इसको लेकर जमकर प्रदर्शन किया और सरैयागंज टावर के निकट रोड जाम कर हत्यारे को फांसी देने की मांग कर रही है। वहीं भागलपुर में एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ है, जिसमें ट्यूशन पढ़ने जा रही एक छात्रा की तेज़ रफ्तार टेम्पो की टक्कर से मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा केटीएम शोरूम के पास हुआ, जब करिश्मा कुमारी ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो काफ़ी तेज़ गति से आ रहा था और अचानक नियंत्रण खोने के कारण करिश्मा कुमारी सरदारपुर निवासी प्रभास यादव की पुत्री की मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोगों में से एक संजीत कुमार का कहना है कि पुलिस आम जनता की सुरक्षा में पूरी तरह नाकाम है और सिर्फ उगाही तथा बालू लदे ट्रकों से वसूली में व्यस्त रहती है। हमारे घर सरदारपुर वो पढ़ने 5:30 बजे के करीब घर से निकली थी। फिर उस दौरान उसे टेम्पो अचानक टक्कर मार दी, जिसके कारण से उसकी मौत हो गई। स्पॉट डेथ, घटनास्थल पे ही उसकी मौत हो गई, ठीक है ना। और टेम्पो धक्का मारी केटीएम शोरूम के पास और टेम्पो जाकर के पकड़ाई आदर्श विद्या मंदिर के पास जाकर टावर घाट के पहले। क्या नाम हुआ जिनका एक्सीडेंट? लड़की का नाम करिश्मा कुमारी है। कहाँ के रहने वाली? सरदारपुर की रहने वाली है। उनके फादर प्रभास कुमार यादव है, उनके दादा का नाम वीरो यादव। आप? हम गांव निवासी हैं, ग्रामीण निवासी हैं। मेरा नाम संजीत कुमार है। खबर सहरसा से है, जहां जानकी महारानी मंदिर के समीप एक 50 वर्षीय शव का मिलने से लोगों में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान महिषी थाना क्षेत्र के महपुरा गांव वार्ड नंबर 6 के रहने वाले अजीत सिंह के रूप में की गई है। मृतक सर और शरीर पर गहरे जख्म के निशान पाए गए हैं। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। घर वालों को जानकारी मिली कि गांव के मंदिर के समीप एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद घर वालों ने पुलिस को जानकारी दी। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बीते देर शाम मृतक अजीत सिंह घर से निकले थे और देर रात तक जब वह घर नहीं लौटे तो परिजनों ने काफ़ी खोजबीन की, लेकिन उनका कोई पता नहीं चल सका है। पुलिस को घटना की जानकारी दे दी गई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। ये है कि सर हम लोग जब इसको ढूंढने के लिए गए तो हम लोग को कहीं नहीं मिला, लेकिन मंदिर के आगे में जो है
तो ये मतलब खोजने के लिए गए तो नहीं मिला। उसके बाद हम लोग उसको सुबह में जब देखे तो वो मृत पड़ा हुआ था मंदिर के परिसर में आगे में। तो हम लोग इसको पुलिस को सूचना दिए, लेकिन हम लोग तो किसी को देखे नहीं। यही मामला है, लेकिन उसको पोस्टमार्टम के लिए हम सहरसा आए हैं। पुलिस से जो उचित मांग है उसके लिए। क्या नाम है आपका? संतोष कुमार सिंह। रोहतास के ललकी पुल के समीप नहर में एक 22 वर्षीय युवक का संदिग्ध अवस्था में शव मिला। शव मिलने से इलाके में सनसनी मच गई। युवक की पहचान धारूपुर के बथानी टोला निवासी सुशील यादव के रूप में हुई है। सुशील टहलने के उद्देश्य से नहर की तरफ आता था, वहीं पर अपने दोस्तों के साथ बैठता भी था। मृतक के पिता के अनुसार बताया कि घटना के दिन भी सुशील निकला था। सुशील को हटिया निवासी भोलू नामक लड़के ने बुलाया था। वो बगल में खटाल चलाता है और बालू बिक्री करने का कार्य करता था। जब करीब रात्रि तक वह घर नहीं लौटा तो मोबाइल पर कॉल किया गया, वह स्विच ऑफ आ रहा था। अहले सुबह गांव के लड़के टहलने निकले तो सुशील मृत अवस्था में पड़ा हुआ पाया गया। उसके बदन पर कई जगह पर चोट के निशान थे। फिलहाल पुलिस को जानकारी दे दी गई है। पुलिस जांच में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई जारी है। झारखंड सरकार ने 16वें वित्त आयोग के समक्ष राज्य को समृद्ध राज्य बनाने के लिए कई मांगे रखी हैं। इसी क्रम में राज्य वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने रांची में आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया के साथ हुई हाई लेवल मीटिंग में कुल 3,03,527.44 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की है। गौरतलब है कि 15वें वित्त आयोग को झारखंड सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों के विकास के लिए करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके विरुद्ध केवल 12,398 करोड़ रुपए ही उपलब्ध कराए गए थे। यही कारण है कि सरकार ने बकाया राशि की मांग की है। इस बैठक के बाद नगर विकास मंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि बकाया राशि की मांग से संबंधित प्रतिवेदन वित्त आयोग को सौंप दिया गया है। सरना धर्म कोड को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने राज्य के सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों को एक पत्र लिखा है। उस पत्र के माध्यम से कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों से अपील करते हुए कहा है कि आदिवासियों की संस्कृति, अस्मिता और पहचान को बचाने के लिए सरना धर्म कोड जोड़ने की मांग की गई है और इसके लिए वह कांग्रेस का साथ दें। केंद्र सरकार पर एक बार फिर इसे लेकर दबाव डालते हुए प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पाल मुंजनी ने बताया कि झारखंड में एक विशेष सत्र में सर्वसम्मति से सरना धर्म कोड को जनगणना में शामिल करने का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को इस बारे में पत्र भी लिखा था। पत्र में एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष ने सांसदों से अपील की कि आदिवासी समाज को उनका धार्मिक हक दिलाने में कांग्रेस का साथ दें। में अहम भूमिका जोड़ने में अहम भूमिका निभाने का कष्ट करेंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर, राजनीतिक भावनाओं से ऊपर होकर आदिवासियों को हित के लिए, उनके पहचान के लिए, उसकी अस्मिता के लिए सभी मिलजुल कर सड़क से सदन तक इस आवाज को बुलंद करते हुए केंद्र सरकार से 7वां कलम में सरना धर्म कोड जोड़वाने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ बोकारो में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जब एक टोटो चालक ने महिला को बहला फुसलाकर सुनसान जगह पर 3 दोस्तों के साथ मिलकर सामूहिक दुष्कर्म किया। धनबाद मधुबन का रहने वाला एक दंपति जो सदर अस्पताल के नया बिल्डिंग भवन के निर्माण कार्य में मजदूरी का काम करता था और वहीं पर रह रहा था के साथ 29 मई को बाजार ये लोग मिलकर गए थे। पति नशे के हालत में था। टोटो चालक ने दंपति को बहला फुसलाकर सुनसान जगह ले गया। दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के पति को शराब पिलाई और जमकर मारपीट की। फिर पति के सामने ही पीड़िता से सामूहिक दुष्कर्म किया।
पीड़िता के बयान के बाद सेक्टर 12 में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद डीएसपी के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन कर 24 घंटे के अंदर चारों अपराधियों को धर दबोचा गया। जानते हैं कि दिनांक 29 को सेक्टर 12 में एक महिला पीड़िता, इसकी उम्र 34 वर्ष, जिनके पति का नाम बसंत मेहरा है, जो कि सदर अस्पताल नया बिल्डिंग थाना BS सिटी की रहने वाली थी। उनके साथ नशे की हालत में उनको पिला के एक व्यक्ति जिनका नाम विशाल कुमार है और उनके 3 साथियों द्वारा उनको बहला फुसला के घर ले जाने के बहाने से धुंधी बाज़ार से टोटो गाड़ी में उनको चढ़ाया गया कि आपको घर छोड़ देंगे उसमें। एंड रास्ते में जो है उनके साथ जो है सामूहिक दुष्कर्म किया गया। ये उनके फर्द बयान, जो पीड़िता है उनके फर्द बयान के आधार पे ये कांड दर्ज किया गया था सेक्टर 12 में। और जो अभियुक्त थे इसमें विशाल कुमार अभियुक्त थे और उनके 3 साथी, जिसका नाम कृष्णा कुमार है, अजय कुमार है, साहिल कुमार है। ये मैं बताना चाहूँगा, ये जो कृष्णा कुमार है इन्हीं के टोटो में इनको जो है बिठा के ले जाया गया था और सेक्टर 12 में एक खंडरनुमा एक हाई स्कूल बिल्डिंग थी जहाँ पर इनके द्वारा इस तरह का दुष्कर्म किया गया है। रांची में बिजली की तार की चोरी के एक मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तकरीबन 8 लाख रुपए की बिजली तार चोरी करने का यह मामला है। इस मामले की तहकीकात कर रहे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने बताया कि डीएसपी के नेतृत्व में हुई जांच में जिले से सटे एक गांव में बिजली तार चोरी कर रहे 3 आरोपियों को मौके पर ही पकड़ लिया गया। इस घटना में अभी भी 6 अन्य आरोपी की गिरफ्तारी बाकी है, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। दिनांक 30 मई की रात को सूचना प्राप्त हुई कि इटकी थाना अंतर्गत डोला नामक गांव में बिजली तार की चोरी की जा रही है। जो लो टेंशन एरिया बंच्ड केबल होती है उसकी चोरी की जा रही है। तो इसमें डीवाईएसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें बिजली विभाग के साथ वहां पे छापामारी की गई, जिसमें 3 अभियुक्तों को रंगे हाथों पकड़ा गया और वहां पे एक खड़े टेम्पो में काफ़ी मात्रा में बिजली का तार पाया गया और इन तीनों अभियुक्तों के निशानदेही पे 2 कबाड़ी खाने में 2 कबाड़ी की दुकानों में रेड किया गया, जिसमें भारी मात्रा में वाइस बरामद हुए हैं। तो टोटल उसकी कीमत करीब 8.5 लाख बताई जा रही है। अन्य अभियुक्तों का भी नाम आया है जो अभी फरार चल रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी के लिए भी कार्रवाई की जा रही है। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने धमतरी में आयोजित समीक्षा बैठक में विकसित छत्तीसगढ़ का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि विकसित छत्तीसगढ़ के लिए इसे तैयार किया गया है। विजन डॉक्यूमेंट एक रोड मैप की तरह है, जिसमें लक्ष्य और दिशा निर्देश स्पष्ट हैं। अधिकारी विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करने के लिए पूरी तन्मयता और जिम्मेदारी के साथ काम करें और इसे परिणाम तक ले आएं। मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग में डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने और समय प्रबंधन पर ध्यान देने की बात कही। वहीं सूरजपुर में प्रशासन का अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा चला है। शहर में बढ़ते अवैध अतिक्रमण के हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से दर्जनों जेसीबी को लेकर अधिकारी पहुंचे। सुभाष चौक पर बने अवैध दुकानों के साथ कई घरों पर प्रशासन का बुलडोजर चला। सुभाष चौक से महगावा चौक तक अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इसके बारे में अधिकारियों ने कहा। सूरजपुर के हृदय स्थल सुभाष चौक पर नगर पालिका और राजस्व अमला की संयुक्त कार्रवाई रही। एक कहानी सिर्फ तामो परिवार की नहीं है, बल्कि एक सवाल को खड़ी करती है कि हमारी संवैधानिक आज़ादी, धार्मिक आस्था की स्वतंत्रता का क्या मतलब है। दंतेवाड़ा के बड़े मेली के दबंगों ने एक परिवार की गांव का हुक्का पानी बंद कर दिया। गांव के बड़े पारा में रहने वाले एक आदिवासी परिवार को मांस और शराब न खाने की कीमत पर गांव से भागकर अपनी जान बचानी पड़ी है।
पीड़ित परिवार ने 2 बार भांसी थाना में शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन जवाब मिला केवल दबंगों से समझौता कर लो। यह सुरक्षा दे सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं दे सकते, इन्हीं लोगों के बीच रहना है। 2 महीने से ज़्यादा समय से गांव के कुछ दबंग लगातार राजू राम तामू के परिवार को परेशान कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर गांव में रहना है तो मांस खाओ, शराब पियो, वरना गांव छोड़ दो या पिटाई झेलो। गाय मांस खाना है, भैंस मांस खाना है, बकरी मांस खाना है, दारू पीना है, तब हमारे गांव में रहोगे, नहीं तो आप लोगों को यहाँ से भगा देंगे बोल के। मेरे बड़े बेटा को 2 महीना हो गया, 3 बार मारे हैं और मार के फिर बचपन से हुई है, माता पिता हुई है, दादा दादी हुई है। उन लोग का नाम नंदू खड़ा क्या गांव का रहने वाला। मारपीट करने वाला 3-4 जन है। वो खाने पीने में और गाय मटन खाओ, मछली खाओ, बकरा खाओ, मुर्गा खाओ, ऐसे करके। दारू पियो करते थे क्या मारपीट? पहले नहीं करते थे। ये भड़काने वाला नंदू खड़ा है। सरकारी समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग खरीदी की प्रक्रिया शुरू नहीं होने से नाराज गैर राजनीति के किसान संगठन ने सरकार का विरोध किया है। विरोध प्रदर्शन में जिले भर के सैकड़ों ट्रैक्टरों से किसान अपने निजी खर्चे पर डीजल डालकर ट्रैक्टर ट्रॉली और धरना प्रदर्शन में शामिल हुए। क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन ने स्थानीय गुप्ता ग्राउंड में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर केंद्र और राज्य सरकार पर शीघ्र ही मूंग खरीदी की प्रक्रिया प्रारंभ करने का दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर राजनीतिक संगठन क्रांतिकारी किसान मजदूर संगठन जो गैर राजनीतिक है वह उग्र आंदोलन करेगा। किसानों की मांग थी कि मूंग खरीदी, हम चूंकि मूंग का समय आ गया है तो इसके शासन मूंग के लिए तिथि निर्धारित कर दे, जिससे हमारी मूंग खरीदी की कार्रवाई शुरू हो जाए। किस तरह का आश्वासन? चूंकि ये शासन स्तर पर निर्णय लिया जाना, इनकी ज्ञापन की मांग को हम उच्च स्तर पर पहुंचाएंगे, तो चूंकि शासन को ही निर्णय लेना है तो हम इसमें शीघ्रता करेंगे। जिला स्तरीय जो जिला स्तर के बिंदु हैं उन पे हम जिला स्तर के जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे और उनका एक बिंदु का निराकरण करेंगे, जो नियमानुसार होगा निराकरण करवाएंगे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।